नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। क्रिकेट के कई धुरंधरों ने सियासत की पिच पर बैटिंग की है। सचिन तेंदुलकर, अजहरुद्दीन और कीर्ति आज़ाद जैसे क्रिकेट धुरंधरों की सियासी पारी से आप पूरी तरह परिचित हैं। लेकिन क्रिकेट के ये सितारे सियासी पिच पर शायद ही कोई चौका या छक्का लगा पाए हों। यूपी की सियासत में अखिलेश यादव ने आज वह मास्टर स्ट्रोक लगाया है जो बड़े बड़े सियासतदां के लिए चुनौती बनकर उभरेगा। महागठबंधन के जरिए अपने विरोधियों की लड़ाई को मुश्किल बना देने वाले अखिलेश ने आज अपने पिता मुलायम सिंह और मायावती को एक मंच पर लाकर एक नया मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है। इस महागठबंधन पर सवाल खड़े करने वाले अपने विरोधियों को अखिलेश यादव ने मैनपुरी के मंच से एक बड़ा सियासी संदेश दिया है। इस गठबंधन की ताकत पर सवाल उठाने वालों को बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने एक जबरदस्त जवाब दिया है। जो लोग अभी तक अखिलेश की इस कोशिश को कमजोर और नाकाफी बता रहे थे, उन धुरंधर नेताओं का नजरिया निश्चित रूप से आज से बदल जाएगा। आज से पहले तक यूपी की सियासत को समझने वाले यही पूछ रहे थे कि क्या मायावती और मुलायम सिंह एक मंच पर साथ आ सकते हैं। आज उन्हें निश्चित ही इसका जवाब मिल गया है। दशकों पुरानी सियासी और निजी शत्रुता भुलाकर दोनों नेता एक साथ मंच पर आए और अपने अपने कार्यकर्ताओं को नया संदेश दे गए। उनके इस संदेश का यूपी की सियासत पर क्या असर होगा और 2019 का चुनाव इससे कितना प्रभावित होगा, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं अखिलेश यादव, मायावती और मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी के मंच से कहा क्या। तो मैनपुरी के साथियों, मैनपुरी के नौजवानों, हमें आप कितने बार जिता चुके हो? 7 बार। अब 8वीं बार हम खंडर रहे हैं आपके कहने से, तो भारी बहुमत से 8वीं बार जिता देना। जिताओगे क्या? भारी बहुमत से। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि हमने तो बहुत भाषण गाँव क्षेत्रों में दिया है। मैनपुरी में आज हमारी आदरणीय मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है मुझे कि हमारे समर्थन होकर ने हमारे लिए वोट मांगने आई हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और आपसे कहेंगे मायावती जी का बहुत सम्मान करना हमेशा, क्योंकि समय समय पर जब ये आया है तो मायावती जी ने हमारा साथ दिया है। हमने भी दिया, लेकिन उन्होंने बहुत दिया है। तो आज मंच पर बैठी हुई है हमारे क्षेत्र में, इसलिए हमें बहुत खुशी है। तो आदरणीय मायावती जी का मैं अभिनंदन करता हूँ अपनी तरफ से और सभी मैनपुरी के मतदाताओं की तरफ से। अब आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि चुनाव हमें जिता देना और हमारे साथियों को जिता देना। क्या हमें भारी बहुमत से जिताओगे? बताइए। आज मुझे आपकी इस अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग अपनी इस मैनपुरी लोकसभा की सीट से सपा संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी को यहां से रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से इनको ऐतिहासिक जीत जरूर दिलाएंगे। और अब मैं इस चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले यहाँ की जनता व मीडिया बंधु भी मुझसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि बीएसपी की प्रमुख के साथ श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के चलते हुए, खासकर 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके बीएसपी व सपा का गठबंधन करके
ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं और अभी इसी गठबंधन के तहत यहाँ मैनपुरी लोकसभा की सीट से खुद श्री मुलायम सिंह यादव जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में ये खुद भी यहाँ वोट करने के लिए, वोट देने के लिए आप लोगों से अपील करने के लिए आई हैं। और वैसे भी देश व आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिसको आगे रखकर ही हमने देश के वर्तमान हालातों को चलते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और अब मैं गठबंधन के तहत यहाँ सपा से चुनाव लड़ रहे इस पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने अपने समाजवादी बैनर के तले यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में काफ़ी कुछ जोड़ा है और खासकर अपने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को तो इन्होंने बड़े पैमाने पर जोड़ा है। जो ये लोग आज भी यहाँ पूरे प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही अपना असली व वास्तविक नेता मानकर चलते हैं, खास तौर से बैकवर्ड क्लास के लोग। मैं नेताजी का धन्यवाद देता हूं और नेताजी की जो बातें मैं सुन रहा था, नेताजी ने कहा कि आप हमारे बीच आई हैं, हम आपका आदर करते हैं और जिस तरीके से आपने मतदान और चुनावी समय पर आए हैं, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, ये नेताजी कह रहे थे। और जनता से और हमें आपसे ये कहा कि हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब मिलकर के बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा सम्मान करेंगे। मैं समझता हूं इससे ज्यादा ऐतिहासिक दिन कोई नहीं हो सकता जहां पर इतना बड़ा जनसमूह हो और नेताजी के लिए ये फैसला लिया जा रहा हो। तो यूपी की जमीन एक सियासी प्रयोगशाला है और इस सियासी प्रयोगशाला में एक और नया प्रयोग जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने आगे प्रस्थान कर रहा है और देखना होगा कि ये प्रयोगशाला में ये प्रयोग और इस प्रयोग करने वाले की क्या नियति होती है और किस तरह से इस प्रयोग का नतीजा मिलता है। उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर इस तरह के प्रयोग कोई नया नहीं है। अखिलेश यादव ने इस बार जो प्रयोग किया है महागठबंधन, और चूंकि इनके पिता और की पार्टी समाजवादी पार्टी, इनकी अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में इस तरह की दूरियां रही हैं कि कोई यकीन नहीं करता था कि ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव में काम करेंगी। वो चुनाव में संभव हुआ, वो काम कर रही हैं आज की तारीख में। और अब एक सवाल और रह गया था कि क्या मायावती और मुलायम सिंह एक साथ मंच शेयर करेंगे। उस सवाल का जवाब भी आज मिल गया। क्या इस नए समीकरण से, क्या इस नई जो ऊर्जा से जो आज दिखाई दिया वहाँ मैनपुरी के मंच पर इन दोनों नेताओं की जो केमिस्ट्री दिखाई दी, क्या वो राजनीति की कोई दिशा तय करेंगे। इस प्रयोग का क्या होने वाला, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं। उनसे मैं आपका पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं बीजेपी की ओर से ऋतु रावत और समाजवादी पार्टी की ओर से अशोक देव अपना पक्ष रखेंगे और कांग्रेस की ओर से अंशु अवस्थी। और इसके साथ हमारे साथ 3 पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने मुलायम की राजनीति को देखा है, जिन्होंने मायावती की राजनीति को देखा है और उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत गहराई से समझते हैं। इस पैनल में मैंने इन पत्रकारों को इसलिए भी रखा है क्योंकि ये तीनों अलग अलग दिशाओं में काफ़ी कुछ जानते समझते हैं और मुझे लगता है कि अभी आने वाली राजनीति के बारे में बहुत कुछ बता पाएंगे। तो वो 3 पत्रकार हैं हमारे साथ, सुरेंद्र बहादुर सिंह, उत्कर्ष सिन्हा और राजेंद्र कुमार। सुरेंद्र बहादुर जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूँ। मुलायम सिंह और मायावती एक मंच पर होंगे। हम जब इस लोकसभा चुनाव उपचुनाव हो रहे थे तब शायद इसकी कल्पना नहीं रही होगी। बहुत जो सपोर्टर हैं समाजवादी पार्टी के, उनको भी ये कल्पना नहीं रही होगी कि ये बात धीरे धीरे ऐसी बढ़ेगी और ये दोस्ती इतनी बनेगी कि दोनों एक साथ मंच शेयर करेंगे और मंच शेयर करेंगे तो इस तरह का केमिस्ट्री दिखाई देगी, इस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज मायावती का और
मुलायम सिंह का, कोई कल्पना नहीं करता था। जो लोग रास्ता काट जाते थे आज साथ दिखाई दिए। ये एक राजनीति की एक तो इसको बड़ी बात समझते हैं कि नहीं आप, और इस बड़ी बात का क्या राजनीति पर असर देखते हैं आप? देखिए, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता, लेकिन जिसने भी 2 जून 1995 देखा था उसने कभी भी ये कल्पना नहीं की थी एक बार फिर मुलायम सिंह और मायावती मंच पे आए थे, आ जाएंगे। और शायद मायावती भी कई अवसरों पर ऐसा कहा था, खुद स्वीकार भी किया था कई अपने बातचीत के उसमें भी, कि कभी भी कुछ भी हो जाए हम और सपा समाजवादी पार्टी साथ नहीं हो सकते। कहीं ना कोई एक राजनीतिक मजबूरी थी, कहीं ना कहीं किसी को शिकस्त देने की बात थी। और मैं तो मानता हूं कि जहां तक इस गठबंधन की बात है, इसका सारा श्रेय अखिलेश यादव को जाता है। निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने, आप जिसे मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं या आप ये भी कह सकते हैं दलित और अपने पिछड़े वर्ग के मतों को एकजुट करने के लिए, हाँ, जिस प्रयोग की बात कर रहे हैं, एक मायावती ने प्रयोग किया था, सोशल इंजीनियरिंग। और इसमें निश्चित रूप से अखिलेश यादव की प्रमुख भूमिका, इसलिए कई अवसर ऐसे आए जब ऐसा लगने लगा था कि ये गठबंधन नहीं हो सकता, गठबंधन टूट जाएगा। क्योंकि कभी देखिए मायावती जी अब आरएलडी को 2 सीट देने के मुद्दे पर जैसे 1 सीट देने को नहीं तैयार थी, अखिलेश ने उनको अपनी तरफ से 1 सीट दे दिया। तो वो चाहते थे कि बिखराव ना हो। और इसमें निश्चित जानिए कि अखिलेश ने जैसे एक बड़े की भूमिका निभाते हुए अपना कुछ अंश गंवा करके भी इस गठबंधन को आगे बढ़ाया है। और निश्चित रूप से गठबंधन तो बधाई के पात्र है अखिलेश, और इस चीज की जरूरत थी, ऐसी बड़ी शक्तियों से, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए ऐसे गठबंधन की आवश्यकता थी। अखिलेश ने उस गठबंधन के महत्व को समझा और आगे बढ़ करके उन्होंने मायावती की तरफ हाथ मिलाया, जिसका असर आप देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं आपके पास इस सवाल के लिए फिर से आऊँगा कि इसका आगे की सियासत पर किस तरह का प्रभाव होगा। पहले मैं कमेंट ले लेता हूँ ऋतु रावत से, बीजेपी। ऋतु जी, ये बताइए, इस गठबंधन को आप लोग बता रहे थे महामिलावट, लेकिन आज जो दिखाई दिया केमिस्ट्री इन दोनों नेताओं के बीच में, पुरानी दुश्मनी, पुरानी शत्रुता कह सकते हैं, एक निजी तरीके का मामला भी आ गया था। लेकिन राजनीति में जिस तरीके से इन लोगों ने सारी चीज़ों को कहते हैं भुला के एक मिशन के लिए जिस तरीके का एक दिखाया है जज्बा, उस जज्बे की वजह से क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चुनौती आज के बाद, चूंकि आज के बाद मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक आप लोग ये कह रहे थे और आपके लोग ये कह रहे थे कि मुलायम सिंह का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है इस महागठबंधन को, लेकिन आज के बाद ये सवाल खत्म हो गया। देखिए, ना कल चुनौती थी ना आज चुनौती है, क्योंकि मायावती जी बहुत समझ चुकी थी कि वो सत्ता से बहुत दूर जा चुकी हैं। और अखिलेश जी भी जब क्या कहते हैं भाजपा की सरकार को देख के समझ चुके थे कि हम भी सत्ता से बहुत दूर जा रहे हैं। तो इन्हें अपनी ज़मीन तलाशने के लिए दोनों को गठबंधन करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये दोनों ही जानते हैं कि हमारा वजूद ख़त्म है। इन्होंने जनता के लिए काम नहीं करना है, ये अपने वजूद को तलाश करने के लिए आज जो चीज़ें कल मायावती जी कहती थी, मायावती जी वो इंसान है, क्या कहते हैं, वो कोई भी चीज़ भूलती नहीं है, वो समय का इंतज़ार करती है। लेकिन आज क्या है, आज वो उस जगह पे खड़ी थी जहां उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने आज ये सोचा कि शायद आज मिलकर मैं अपना जो मेरा वजूद है, जो मेरी ज़मीन खिसक चुकी है, मैं उसको तलाशने के लिए आज वो उनके साथ खड़ी है। पर मुझे नहीं लगता कि चुनौती है, क्योंकि जनता जो है ना, वो जनता सब कुछ देख चुकी है और जनता देख रही है कि किस लिए गठबंधन हो रहा है और किस लिए ये दोनों साथ आए हैं। तो जनता की समझ में सब कुछ आ रहा है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती की बात है और भाजपा को इनसे कुछ वो लेना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोग अच्छी तरह काम कर रहे हैं, हमने लोगों के लिए काम किया, जनता इस बात को समझती है और वो देश में प्रधानमंत्री जी को दोबारा, नरेंद्र मोदी जी को दोबारा चाहती है। उत्कर्ष जी, बीजेपी का ये नैरेटिव कितना काम करेगा? अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि ये दोनों स्वाभाविक नहीं है, जो बात कह रही हैं रावत जी कि ये स्वाभाविक नहीं है और ये मजबूरी की सियासत है। देखिए, राजनीति में परिस्थितियां होती हैं, विपक्ष हमेशा उसको मजबूरी बताता है। 24 साल पहले, 25 साल पहले जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर थी और 24 साल बाद वो मोदी के नाम पर है। तो ऐसी स्थिति में पहले भी साबित हुआ था और वो नारा हम लोगों को याद है, सबको किसी को भूला नहीं होगा कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग का पहला प्रयोग था और बहुत कामयाब प्रयोग था। तो बीजेपी सत्ता से बाहर गई, फिर लंबे समय तक सत्ता से बाहर रही। उसके बाद आज जब ये गठबंधन हुआ है, आपको एक चीज देखनी पड़ेगी हम लोगों को। इसके पहले भी, आज के पहले भी
समाजवादी पार्टी और बीएसपी की ज्वाइंट रैलीज हुई, आज मुलायम सिंह उसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं। इसकी एक साफ वजह जो मुझे दिखाई देती है और जिसका असर देखना होगा कि इसके पहले जो पहले 2 चरण के चुनाव थे वहां यादव वोटों का प्रतिशत उतना बड़ा नहीं था जितना तीसरे चरण से लेकर 7वें चरण तक होने जा रहा है। यहां पे डिसाइसिव है। ऐसे में एक साथ मुलायम मायावती का आ जाना ये क्लियर मैसेज है और उस सवाल का जवाब है जिसके बारे में ये कहा जाता था कि क्या इन लोगों का वोट ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। यादव वोट बैंक जिसको कहते हैं, उस वोट बैंक के सामने अब कोई कंफ्यूजन नहीं है आज मुलायम सिंह के एड्रेस के बाद, और दलित वोट बैंक के सामने कंफ्यूजन नहीं है। तो राजनीति में ये जो गणित लगाई जा रही है, जो जातीय राजनीति गणित लगाई जा रही है, उस गणित का ये सीधा सीधा आज उसमें से कंफ्यूजन वाला फैक्टर 0 हो गया है। और इसके बाद जो सीटें बची हैं उत्तर प्रदेश की, इसमें लगभग हर सीट पर बड़ी संख्या में ये दोनों वोटर हैं। तो रणनीतिक रूप से आज मैनपुरी में आना मुलायम का, दोनों के चेहरों को देखिए, कोई हिचक नहीं थी। मायावती ने जिक्र जरूर किया गेस्ट हाउस कांड का, लेकिन मिशन के नाम पर उन्होंने वो किया, और मुलायम सिंह ने एक कदम आगे बढ़ के बड़प्पन दिखाते हुए सम्मान करने की बात की। तो ये सारा जो बन रहा है गठबंधन, विपक्ष कह रहा है इसको महामिलावट, लेकिन ये याद रखिए कि ये जो भी मिलावट हुई है पानी में चीनी की या जिस चीज में जिसकी, वो काफी गाढ़ी हो गई है। मतलब आप जो देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसमें साफ पता चल रहा है कि ये सिर्फ दल नहीं मिले हैं, दिल मिले हैं। दिल भी मिले हैं, और दूसरी बात है कि दोनों के वोट परसेंटेज भी मिले हैं। आज के बाद वो कंफ्यूजन अब दूर हो जाना चाहिए कि वोट ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे। राजेंद्र जी, ये जो आज मंच से मुलायम सिंह का जो स्टेटमेंट था कि मायावती का ये एहसान मैं नहीं जीवन भर नहीं भूलूंगा, और जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि आप इनका सम्मान करिएगा, इसका सियासत में या इनके अपने वोटरों पर इसका किस तरह का प्रभाव आप देख पाते हैं? देखिए भावे जी, इसका प्रभाव, ये जो वोट बैंक में बिखराव की जो इनके वोट बैंक में बिखराव की जो कोशिश हो रही है, उसको रोकने में ये बहुत काम करेगा। दलित समाज का वोटर और सपा का वोटर दोनों ही एकजुट रहें, इसमें मुलायम सिंह की ये अपील बहुत काम करेगी। और मुझे नहीं लगता कि अब बीजेपी जो है ये प्रचार करेगी कि इनका वोट ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि आज मायावती जी ने एक और हमला किया, मुलायम सिंह जी को बताया कि असली पिछड़ों के नेता हैं, और मोदी जी को बताया कि ये कागजी हैं। इवन उन्होंने फर्जी शब्द उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जब वहां पे मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उस वक्त उन्होंने अपनी जाति बदल ली, एक सर्टिफिकेट या उनकी जाति का अपना जो है, पहले वो जाति अगली जाति में आती थी, उनकी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल करके वो नकली पिछड़ा बन गए, और मुलायम सिंह ही असली पिछड़ों के नेता है, ये उन्होंने कहा। दूसरा एक ये जो डर था बीजेपी को शुरू में ही कि अगर सपा बसपा एक होंगे तो उनका नुकसान होगा, और इसके बारे में राजनाथ सिंह जी ने खुद कहा था कि हमारी 20-25 सीटें कम हो जाएंगी। ये बात राजनाथ सिंह ने खुद कही थी कि इनके गठबंधन से। आज उस गठबंधन को और मजबूती इन नेताओं ने एक मंच पर आके दे दी है, और ये भ्रम खत्म कर दिया है कि हम लोगों का वोट बैंक एकजुट रहेगा, इसमें बिखराव नहीं होने पाएगा। एक संदेश तो ये दिया। दूसरी बात जो बीजेपी ने अभी योगी जी ने की, आप देखिए वो अयोध्या गए, अयोध्या में जाके उन्होंने मंदिर में दर्शन किया और रात को एक दलित के यहाँ खाना खाया जो उन्हीं की पार्टी का था, और उसके बाद कल वो बनारस गए और वहाँ वो गढ़वाला घाट मठ में गए। ये यादवों का बहुत बड़ा मठ है और बड़ा सम्मान भी है। तो ये उनके 2 प्रयास जो हुए वो दलित और यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के प्रयास हैं, जो ये 14 में भी किए थे, और तब संभवतः थोड़ी सेंध लगी भी थी। पर अब उनके ये प्रयास इस तरह के मुझे नहीं लगता कि बहुत सफल होंगे, और ये एकजुट होकर ये इनको बीजेपी को बड़ी भारी चुनौती देगा। मैं अभी अंशु अवस्थी और अशोक देव आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर सुरेंद्र बहादुर जी के पास जा रहा हूँ। सुरेंद्र बहादुर जी, आमतौर पर यह माना जाता है कि ग्राउंड जीरो पे गाँवों में आमतौर पर दलितों और यादवों के बीच में कोई ऐसा अच्छा सामंजस्य नहीं है।
आज के जो संदेश थे मायावती के और मुलायम सिंह के, उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये जो सीधा सीधा मैसेज है कार्यकर्ताओं को, अपने कैडर को, उसकी वजह से ये जो एक माना जा रहा था, जो बात राजेंद्र जी कह रहे थे कि एक मैसेज सीधा चला गया है और उसके बाद जो है एक शको शुबहा जो इन लोगों के बीच में था, कार्यकर्ताओं के बीच में, वो बिल्कुल खत्म हो गया। आपका अपना नजरिया क्या है इस बारे में? नहीं, देखिए ये तो सच्चाई है कि जहाँ तक कैडर की बात आप करेंगे, कभी भी दिल तो दोनों बड़े नेता जरूर मिल जाते थे, लेकिन कभी यादव समुदाय और दलित समुदाय कभी एकजुटता उनमें नहीं दिखेगी, ना एक दूसरे के लिए जाते थे साथ में, और इसका डर इन दोनों दलों के नेताओं को भी था। हाँ, लेकिन आज निश्चित रूप से आज जिस तरह से मुलायम सिंह जी ने अपील की है लोगों से, उसका असर निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। हाँ, एक चीज और माने रखती है, मुलायम सिंह आज मैनपुरी में उम्मीदवार हैं। आज वो उम्मीदवार के नाते भी वहां मंच पर मौजूद थे। अगर आप ये भी देखिएगा, आज वो उम्मीदवार के नाते मंच पर मौजूद थे। अब ये जरूर अगला कदम देखना होगा कि जो अगली रैली, ज्वाइंट रैली होती है मुलायम, अखिलेश यादव और मायावती की, क्या मुलायम सिंह जी उसमें शिरकत करते हैं? अगर मुलायम सिंह उसमें शिरकत करते हैं तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से माना जाएगा कि एज उम्मीदवार नहीं, सपा संरक्षक के रूप में जा रहे हैं, और उसका तब और अच्छा संदेश जाएगा। आज का संदेश जो भी अच्छा तो जाएगा ही, लेकिन आज का संदेश ये है कि मुलायम सिर्फ वहां के उम्मीदवार है, और मुलायम ने अपील भी की कि आप हमको इससे ज्यादा मतों से जिताइएगा। मुलायम ने हाँ आगे बढ़ करके मायावती जी का सम्मान किया। मायावती जी ने अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए भी उन्होंने ये अपील की कि आप आज जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उन मौजूदा परिस्थितियों में दोनों दलों का एकजुट होना बहुत जरूरी है। एक बात और कहेंगे कि जब भी दलित और यादव समीकरण बनाने का प्रयास हुआ है गंभीरता से, तब वो एक हुए हैं, निचले स्तर पर भी, ऊपर के स्तर पर भी। याद कीजिए, जब काशीराम और मुलायम सिंह जी मिले थे और पहला प्रयोग हुआ था, तब भी बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी थी। उसके बाद वो कुछ समय तक चला और प्रयोग, उसके बाद वो सब अलग अलग खड़े रहे। तो इतने सालों तक की वो पहल हुई ही नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने, और अब हुई है। एक मिनट राजेंद्र, तो फिर वही बात आ रही है कि वो एकजुट होगा, क्योंकि बड़े नेता एक साथ आए हैं आज जो इनके भले की बात करते हैं, तो उसमें बिखराव कम होगा। देखिए, 93 की परिस्थितियां अलग थी। 93 में जब समझौता हुआ था, तब तक बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता का स्वाद नहीं चखा था। तब बिल्कुल एक परिस्थितियां डिफरेंट थी, और 2019 2 जून 1995 के बाद जब सत्ता आई है, तब आप उसके बाद देखेंगे, तब के बसपा के कैडर में वो तेजी, वो आक्रोश और जो उनका तेजीपन था, उसमें ज्यादा निखार आया था। और इनमें एक दूसरे को लेकर के बहुत ही बड़ी कटुता आ गई थी। इसमें इसको स्वीकार करने में संकोच नहीं है, ये कटुता थी दोनों, और उस कटुता को दूर करने में निश्चित रूप से 24 साल लगे, वो भी परिस्थिति जन बसे। और मैं तो इसके लिए वाकई अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने आगे बढ़ करके इस कटुता को दूर किया। हाँ, आज का संदेश निश्चित रूप से, ये तो हमेशा की बात है, जैसे अभी मायावती ने कांग्रेस से भी समझौता किया था पिछले विधानसभा चुनाव में, क्या ऊपर मिल जाने से क्या दिल मिल गए? नहीं मिले। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से समझौता किया था, क्या हुआ? 27 साल यूपी, बिहार की जगह 27 साल यूपी, बहुत अच्छी बात, नारे की बात कही थी, लेकिन क्या दिल मिल पाए थे? आज का निश्चित रूप से संदेश जरूर है, दलितों में भी, यादवों में भी, ये संदेश जरूर जाने का कि दोनों की एकजुटता से। मुलायम सिंह का संदेश बहुत मायने रखता है। मुलायम सिंह जी निश्चित रूप से कद्दावर नेता है, उनका एक पकड़ है, उनका एक इज्जत है, उनका एक सम्मान है। उनके संदेश से निश्चित रूप से दोनों के दिल आपस में करीब होंगे। एक फैक्टर और इसमें जोड़ लीजिए कि पिछले 5 सालों में दलित उत्पीड़न की जितनी घटनाएं हुई, और दावा ये भी है कि पिछले 2 सालों में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली है, उसके बाद यादवों को प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा कहा गया है। तो ये जो प्रताड़ना वाला फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं रिएक्टिव है, और उस रिएक्शन, ये दोनों चूंकि खुद को प्रताड़ित बता रहे हैं, इसलिए वो रिएक्शन मिलके वो माइनस प्लस भी हो रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सरकार बदली या हमारी साझेदारी रही सरकार में, तो शायद वो स्थितियां बदलेंगी। अच्छा, एक ये भी सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी को 2017 के चुनाव में एक झटका लगा, विधानसभा चुनाव में जो मजबूती मिलनी चाहिए थी, वो मजबूती उनको नहीं मिली। उससे पहले 14 के चुनाव में बसपा को एक बड़ा झटका लगा। तो ये दोनों ही पार्टियां एक तरह से राजनीतिक रूप से झटके में थीं, और ये शायद ये महसूस कर रही थी, ये जो बीजेपी का नैरेटिव है कि मजबूरी की, ये मजबूरी के साथ ये जो कह सकते हैं कि एक सियासी मजबूरी और एक सियासी समझदारी, उस मजबूरी को एक समझदारी में जो बदल दिया गया है, इसका ग्राउंड पे किस तरीके का तो भविष्य की राजनीति कैसे देखते हैं? यही वो परिस्थिति है जब आप दो परस्पर विरोधियों को एक साथ ला रही है, क्योंकि राजनीति में अपना अस्तित्व भी तो कायम रखना है,
और राजनीति में अस्तित्व कायम रखने के लिए ही फार्मूले निकाले जाते हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो जब शुरुआत हुई उसके बाद वो 2 से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो उसने एक सिचुएशन क्रिएट की, राम मंदिर आंदोलन लगा तो वो वहां से 82 पर गई। तो राजनीति में तो हमेशा परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है, एजेंडा उसी हिसाब से सेट होता है और ये सब करते हैं। भावेश जी एक बात और इसमें मैं कहूँगा कि 14 और 17 इन दोनों चुनावों को देखें तो समाजवादी पार्टी और बसपा के बहुत सारे बड़े नेताओं को बीजेपी ने तोड़ा था और उनको अपने साथ मिला के मोदी जी का जो गजब का प्रचार था उस प्रचार का उनको लाभ मिला। ठीक है, इस बार अखिलेश जी ने वो ही शिल्पकारी इस गठबंधन को बनाने में की कि साहब आप हमारे लोगों को तोड़ के ले गए, सब कुछ ले गए, हम अपने जो विरोध में थे उनको हम साथ कर लेते हैं और संपूर्ण विपक्ष को उत्तर प्रदेश में एकजुट करने का उन्होंने प्रयास किया। और वो प्रयास अब जाके, क्योंकि सरकार अगर न सुने तो कौन सुनेगा, विपक्ष सुनेगा, और विपक्ष अगर बिखरा रहेगा तो आपकी बात हवा में ही रह जाएगी। अब कम से कम उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का जो एक आधार है वो आधार सत्ता पक्ष के आधार से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अंशु अवस्थी आपके पास आता हूं, लेकिन पहले मैं अशोक देव की प्रतिक्रिया ले लूं। अशोक देव, ऐसा लग रहा है जैसे समीक्षक कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक है और उसका लाभ जो है आपको, कहीं आप इससे ऐसा अति उत्साह में पार्टी का कुछ जो प्रयास है वो कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा? या आज का जो सीन नजर आ रहा था उससे आप लोगों को क्या मोटिवेशन मिल रहा है? भावेश जी, जो भी हमारे प्रवक्तागण ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। देखिए, आपके प्रवक्ता नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने जो भी कहा है वो सही कहा है। मैं आपको बता दूं, गठबंधन की जहां तक बात है तो गठबंधन जो है का परिणाम सुखद तभी होता है जब दोनों पार्टियां या घटक दल की विचारधारा जो है सेम होती है, जिसमें एक रूपता होता है। तो आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बहुजन समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है एक है, समान है, इसलिए इसके परिणाम निश्चित तौर पे जो है सुखद होंगे। लेकिन दूसरे तरफ अभी आप देख लीजिए, एक उदाहरण दिखाऊंगा आपको, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का, देखिए विचारधारा एक नहीं था, रिजल्ट देख लिया आपने। अभी दूसरी पार्टी यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी, देखिए रोज जो है नूरा कुश्ती हो रही है, विचारधारा एक नहीं है, उसके परिणाम सुखद नहीं होंगे। दूसरी चीज ये है कि 24 साल बाद जो है बसपा और सपा एक प्लेटफॉर्म पर आई हैं। आप याद करिए 24 साल पहले जब एक साथ थे तो परिणाम क्या था उत्तर प्रदेश और देश का, वही स्थिति आज ऐतिहासिक दिन है। और आज के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों पार्टियां अब मिल गई हैं, खासतौर से उनके लिए जो आज़ादी के बाद से जो वंचित रह गए पिछड़े दलित, उनके विचारधारा को लेकर दोनों पार्टियां चूंकि समान विचारधारा है साथ आ गई हैं। तो रिजल्ट सामने है। दूसरी चीज एक साथ जोड़ दूं मैं इसमें कि देखिए इसका तुरंत जो है इसका रिएक्शन मुख्यमंत्री जी का देखिए। मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि अगर किसी महिलाओं के साथ कोई घटना होता है तो उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह का भाषा प्रयोग आज से शुरू कर दिए हैं। दूसरी चीज ये है, उन्हीं के नेता, क्या उन्नाव में जो उनके भाजपा के विधायक हैं या कठुआ में जो थे, क्या उनका राम नाम सत्य कर दिया इन्होंने, जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया? तो इनकी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से बीजेपी समाप्त हो जाएगी। विचारधारा की आप बात कर रहे थे, तो एक समान विचारधारा की बात कांग्रेस के साथ भी होती रही है, कांग्रेस भी कहती रही है, कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी भी कहते रहे हैं कि हमारी विचारधारा मिलती है, मायावती से हमें कोई जुड़ाव नहीं, अखिलेश यादव अच्छे हैं। अखिलेश यादव भी पहले करते रहे हैं, लेकिन अब ये विचारधारा की लड़ाई आपकी बसपा के साथ तो ठीक जा रही है, आरएलडी के साथ भी ठीक जा रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ जो गड़बड़ा गई है और आपका जो एम्बिशन था भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बिल्कुल नेस्तनाबूद करने का, वो तो मिशन पूरा नहीं हो रहा है। इसके बावजूद आपने एक दुश्मन तो चुनाव को तिकोना तो बना दिया आप लोगों ने। भावेश जी, मैं अभी कहा हूँ कि 70 साल आज़ादी के बाद भी कुछ जो है समाज का वर्ग जो है वंचित रह गया विकास से, उसमें खास तौर से दलित और पिछड़े हैं। क्या यही चीज़ जो है कांग्रेस ने किया? ये विचारधारा है, चूंकि दोनों पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और आरएलडी का विचारधारा सेम है। वो वंचित, जो समाज में वंचित हैं, गरीब किसान हैं, महिलाएं हैं, उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं। पिछली सरकारें जो भी रही हैं इनके लिए काम नहीं किया है।
ये दोनों काम की हैं, चाहे बीएसपी की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रही हो। इसलिए ये जो विचारधारा होगा, इसका गठबंधन मजबूत होगा और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश से बीजेपी समाप्त हो जाएगी। अंशु, आज जो मायावती और मुलायम की दोस्ती मजबूत दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी और बसपा का नई केमिस्ट्री दिखाई दे रही है, इससे आप खुश हैं कि दुखी हैं, क्या है? भावेश जी, ना तो हम इससे खुश हैं ना दुखी हैं। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश जानता है, ना तो ये पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए गठबंधन एक हुआ है, ना दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए एक हुआ है। आप बताइए, पिछले 5 साल से इस बीजेपी सरकार में बराबर दलितों पर अत्याचार हो रहा है। आप मुझे एक भी घटना बता दीजिए जब बहुजन समाज पार्टी ने सड़क पर उतरकर संघर्ष किया हो, पिछड़ों के ऊपर बराबर अत्याचार होता रहा, एक भी घटना बता दीजिए जब हुआ हो। ये सभी पूरा देश जानना है, उत्तर प्रदेश भी जानना है कि ये चुनावी गठबंधन है। और जो मौसम की बात है, आप अभी इसी की बात देखिएगा, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे, हम सब बैठे होंगे, हमारे पत्रकार साथियों ने भी माना इस बात को। ठीक है, बाबा साहब का बनाया संविधान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बनाया संविधान है, सभी को अधिकार है अलग चुनाव लड़ने का, गठबंधन करने का, वोट देने का, प्रत्याशी बनने का। मायावती और मुलायम सिंह जी ने, अखिलेश यादव जी ने भी किया है, हमें इससे कोई बुराई नहीं। लेकिन पिछड़ों और जो दलितों की बात हो रही है, ये मिथ्या है और ये बार बार प्रमाणित हुआ है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों के साथ चुनाव में जा रही है। हम तो कहते हैं कि जो भी दल एक साथ आ रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है, दलितों के लिए वो क्या करेंगे, पिछड़ों के लिए वो क्या करेंगे। आज तक वो पार्टी गठबंधन में है जिसका अपना कोई घोषणा पत्र नहीं है, कोई अपना विजन नहीं है कि हम क्या करेंगे। बस ये कह दिया गया कि साहब ये एक हो गए, अब दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये चुनावी गठबंधन है, सभी जानते हैं। हम न्याय योजना के साथ जा रहे हैं, अगर हम 72,000 देंगे तो वो 72,000 रुपए वार्षिक। 72,000 तो हाईकोर्ट के सवालों में आ गया है। भावेश जी, मैं अपनी बात कर लूं, हाईकोर्ट अपनी टिप्पणी करता, हम उसको ये नहीं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करें, पहले मैं अपनी बात कर लूं। देखिए, 72,000 देंगे, उसमें दलित भी शामिल होंगे, उसमें पिछड़े भी शामिल होंगे, उसमें सामान्य भी होंगे, उसमें अल्पसंख्यक भी होंगे, सभी होंगे। ठीक है, आपके तो पास मैं फिर आऊंगा। विजन क्या है राष्ट्रीय चुनाव में? मायावती जी, समाजवादी पार्टी के पास क्या एजेंडा है? ठीक है, किसके साथ जाएंगे? अंशु, आपके पास क्या सरकार बनाएंगे, क्या विकल्प बनेंगे? अगले सवाल के लिए मैं आपके पास फिर से आऊंगा। ऋतु रावत, ऐसा लग रहा है कि आपको एक साथी तो मिल गया कम से कम कांग्रेस इस मामले में, कि जो महागठबंधन जो आपके लिए चैलेंज है उसके खिलाफ में वो भी है। क्या रिएक्शन है? देखिए, जो उन्होंने कहा सच कहा। मायावती जी दलितों का नारा जरूर देती थी, ना उन्होंने कभी दलितों के लिए काम किया और ना महिलाओं को बढ़ाने का। आप बताइए, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी एक महिला होके उस पार्टी में, बताइए कितनी महिलाएं उसमें। आप अगर कार्यकर्ता भी देखेंगे तो कार्यकर्ता भी महिलाएं नहीं है। तो कितनी बड़ी विडंबना है, जिस महिला जो घर के 4 वोट लाती है और वो पार्टी में कहीं दिखाई नहीं देती है। तो मायावती जी सिर्फ पैसों की राजनीति करती है, वो ना दलितों की राजनीति करती है, ना महिलाओं को उठाने की राजनीति करती हैं। वो जिनसे पैसे लेके टिकट देती हैं उनको आगे बढ़ाती हैं और वो लूट पाट के फिर वो इधर उधर निकल जाते हैं। तो मायावती जी ने ना दलितों को आगे कभी जगह दी है और ना वो देंगी। उन्होंने जो वो बंद संदूक रख रखा है ना, उसमें वो तिजोरी में पैसे भर रही हैं, तो वो उस तरह की राजनीति करते हैं। और क्या कहते हैं, मुलायम सिंह जी की आपकी राजनीति में देखा है कि भ्रष्टाचार की इन्होंने राजनीति की है, लूटपाट की इन्होंने राजनीति की है, महिलाओं का सम्मान अभी आजम खां के थ्रू आपने देख लिया कि अखिलेश जी जिसे एक मतलब बड़ी बहन मानते थे, आजम खां जी इस ऐसे तरह के शब्द बोल रहे हैं, मतलब, और अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं। एक बहन की इज्जत तार तार हो रही है और एक भाई ये सब बातें इसलिए आप कह रही हैं क्योंकि सर आप देखिए, ये अभी हमारी चर्चा का विषय नहीं है, हमने इस पर चर्चा की है, हमने इस पर चर्चा की है। महिलाओं को समझना होगा, जो आदमी अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता, वो क्या कहते हैं, देश की बहन की इज्जत करेगा, वो क्षेत्रों में बहन की इज्जत करेगा। आपके पास फिर आता हूं। मुझे लगता है ये सब दिखावा है, ये कुछ नहीं है, इनका वजूद खत्म हो चुका है। ये अपनी जमीन तलाशने के लिए इधर उधर एक दूसरे को देख रहे हैं और अभी इनको यही नहीं पता होगा कि कौन क्या कहते हैं कहाँ खड़ा होगा। तो ये सब जुमलों की जिस तरह बात। सुरेंद्र बहादुर जी,
हम जिस फ्यूचर की राजनीति की बात कर रहे हैं कि ये गठबंधन अगर मजबूत होता है, ज़मीन पर ज़्यादा इसको मजबूती मिलती है। अब ये चूँकि अभी ये प्रयोग है, इस प्रयोग को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये प्रयोग बहुत कामयाब होगा और इस तरह का प्रदर्शन आज मायावती का और मुलायम सिंह का मैनपुरी के मंच से जो एक मैसेज दिया है, और वो जनता में एक पॉजिटिव मैसेज लेके जाएगा, उनके अपने समर्थकों में एक पॉजिटिव मैसेज लेके जाएगा। ये प्रयोग अगर सफल होता है, कामयाब होता है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो एक बात आ रही है, समान विचारधारा की बात हुई अभी की, समान विचारधारा की कांग्रेस है, मतलब अखिलेश यादव की ओर से भी कहते रहे हैं, राहुल भी कहते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये मजबूत होके अल्टीमेटली अगर ये ताकत मिलती है उत्तर प्रदेश से गठबंधन को, तो ये केंद्र में किस तरह की तस्वीर बनाएंगे? देखिए, अभी तक तो गठबंधन ताकतवर दिख ही रहा है, लेकिन हमारे पिछले कई अनुभव बताते हैं कि गठबंधन की अवधि बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। जितने जोर शोर से पहली बार जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था 1993 में, वो गठबंधन 2 जून 1995 को ख़त्म हो गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कई गठबंधन हुए, कम से कम 2-3 बार सरकारें बनी। वो भी गठबंधन का क्या हश्र हुआ आप जानते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, उस गठबंधन का क्या हश्र हुआ आप जानते हैं। तो जो गठबंधन की बात रही है, मैं समझता हूं कि तीनों ही दल, जो भी दल रहे हों, सभी ने कहीं ना कहीं, आज कांग्रेस इसलिए अलग थलग पड़ी है कि कांग्रेस ही एक ऐसा राष्ट्रीय दल था, यह दल है जिसने कभी कम से कम भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया, और अन्य दलों के बारे में कम से कम ये बात नहीं कही जा सकती। तो जहां तक गठबंधन की बात है, आज जो गठबंधन तैयार हुआ, निश्चित रूप से जमीनी हकीकत या जातीय संतुलन या जातीय समीकरण देख लिए तो बड़ा मजबूत गठबंधन है। और ये गठबंधन अगर बरकरार रहा, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। लेकिन फिर वही बात होती है कि आज की गठबंधन की सफलता, जैसे हमें आपने कहा, अपनी हम बता रहे हैं गठबंधन मजबूत है, गठबंधन बहुत बड़ी चुनौती भी देगा, हाँ, लेकिन गठबंधन की सफलता या असफलता आधारित है चुनाव परिणामों पर। अगर चुनाव परिणाम आएंगे, गठबंधन की कितना मजबूत है, कितना ताकतवर होगा, तभी गठबंधन का स्वरूप निखर के आएगा। और फिर ये देखना होगा कि इस गठबंधन की अवधि क्या है, क्या आगे चल करके ये गठबंधन किस दिशा में जाता है और क्या करता है, तभी इस गठबंधन के बारे में पूर्ण रूप से हम टिप्पणी कर सकते हैं। इसमें एक चीज जोड़ना चाहेंगे हम कि जो प्रश्न है ना कि भविष्य में क्या होगा, राजनीति हमेशा वर्तमान में चलती है, इसमें भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते हम, या भविष्य के बारे में कोई आप खम ठोक के कोई दावा नहीं कर सकते। आज की हकीकत ये है कि गठबंधन है, आज की हकीकत ये है कि कागज के ऊपर, जमीन के ऊपर ये मजबूत दिखाई दे रहा है दोनों जगहों पे। लेकिन इसके आगे चलने का, जैसा कि अभी सुरेश भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि नतीजे तय करेंगे कि इसका एक तो आगे भविष्य क्या है, दूसरा इसके भविष्य के बारे में पॉजिटिविटी सिर्फ एक लाइन पे दिखती है जिसके बारे में बात की जा सकती है, वो है अखिलेश यादव का अप्रोच। वो अभी से जो दिखाई दे रहा है, वो जब गठबंधन की घोषणा हुई थी तब भी उन्होंने ये कहा था कि ये गठबंधन तात्कालिक नहीं है, उनका दावा ये था कि ये विधानसभा चुनाव में भी कंटिन्यू करेगा। लेकिन जो अखिलेश यादव का अप्रोच है, एक बहुत सबमिसिव अप्रोच है। अभी सुरेश भाई उसका जिक्र भी कर रहे थे कि उन्होंने आगे बढ़ के अपने हिस्से की चीज़ें दे करके इसको मेंटेन किया है, यहाँ तक ले आए हैं। तो अगर ये अप्रोच बना रहा और चुनाव के 2019 के नतीजे भी गठबंधन के हक में आए, तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा लंबा तो चलेगा। देखिए, एक चीज़ और है कि ये गठबंधन, आज ये मैसेज दिया गया कि हमने पुरानी बातें भुला दी हैं, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज भी दे दिया। लेकिन आम जनता के लिए मैसेज क्या, कि हम लोग मिलके क्या करना चाहते हैं, ये जो नैरेटिव इस गठबंधन से आना चाहिए, वो कौन से नैरेटिव हो सकते हैं जो काम करेगा ज़मीन पे, जो इस गठबंधन को मजबूती देगा, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ये थोड़ा ड्यूरेबल हो सकता है। ड्यूरेबिलिटी जो है वो उसका एक इस गठबंधन का आधार ही जो है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इसके अलावा कोई मामला नहीं है। जो दोनों पार्टियों के अगर आप पूरे कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो उनका जन्म ही हुआ है सामाजिक न्याय आंदोलन से, चाहे कांशीराम जी की पार्टी हो, चाहे ये समाजवादी पार्टी हो। तो वहां पर जो पिछड़ों और दलितों की हिस्सेदारी का सवाल है, कॉमन नैरेटिव तो यही है। इसके अलावा इसके ऊपर डेवलपमेंट, इसके ऊपर दूसरी सारी चीजें, वो चीजें जुड़ती रहेंगी, लेकिन हर पार्टी का एक आधार होता है। इस पॉइंट पर कॉमन जरूर है समाजवादी पार्टी और बीएसपी कि दोनों का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है सामाजिक न्याय की लड़ाई।
तो यानी सुरेश बहादुर जी, अगर ये कंसर्न दोनों, जैसे दलितों की राजनीति करती रही है मायावती, मुस्लिमों की राजनीति को भी उसमें समेट लिया, अखिलेश भी, समाजवादी पार्टी भी अपने पिछड़े और यादवों की राजनीति, और उसके अलावा उन्होंने मुसलमानों को भी समेटा। अगर ये एक बड़े तबके के कंसर्न को, सोशल कंसर्न को, जो जिस तरीके से पिछले 5 सालों में एक दिखाई दिया, उसको अगर एड्रेस करेंगे तो आपको लगता है कि ये गठबंधन लंबा चल सकता है, जो उत्कर्ष जी बात कर रहे हैं? देखिए अवैध जी, मैंने कहा ये गठबंधन बहुत मजबूत है, जमीनी हकीकत से, कागजी हकीकत से, सियासी हकीकत से बहुत मजबूत दिख रहा है। लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी, मैं आज भी कह रहा हूं, इसकी ड्यूरेबिलिटी मई 26 को तय होगी, 25 से 26 को, जब चुनाव परिणाम 22-23 तारीख को आ जाएंगे, तब गठबंधन की रूपरेखा तय होगी। 25 से 26 मई को आप इसको, मेरा जो आकलन है, मेरा जो मानना है, 25 और 26 को फिर इस आगामी भविष्य की गठबंधन की आगे रणनीति तय होगी, और गठबंधन कितना मजबूत होगा ये संदेश उसी दिन जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ अलग इक्वेशन बना तो इसमें से कोई टूट के इधर उधर भी जा सकता है? इक्वेशन तो बनना तय है। देखिए, जहां तक चुनाव, मैंने कहा ना, किस तरह की संभावनाएं, जहां तक जो भी गठबंधन होगा, अखिलेश यादव इस गठबंधन को बनाए रखने के लिए कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। लेकिन ये बातें स्वाभाविक रूप से ये बहन कुमारी मायावती जी के बारे में नहीं कही जा सकती। अखिलेश निश्चित रूप से चाहेंगे अपने इस राजनीतिक कैरियर में, उन्होंने बहुत आगे बढ़कर हाथ मिलाया है, उसमें उनको व्यक्तिगत नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो अखिलेश तो किसी कीमत पर पूरे प्रदेश में, ये देश में संदेश देना चाहेंगे और गठबंधन को चलाना भी चाहेंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इस गठबंधन का भविष्य तय करता है 23 मई के चुनाव परिणाम आने के बाद। अशोक देव, ये जो बात कह रहे हैं सुरेंद्र बहादुर जी, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि आपके जिनके साथ गठबंधन है उसकी विश्वसनीयता को लेकर आपको भले बहुत भरोसा है, लेकिन ये शायद सियासत में ये भरोसा जो निरपेक्ष रूप से जो राजनीति का आकलन करते हैं वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग कैसे इसको कोप अप करेंगे, कैसे इसको संतुलन बनाएंगे, क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, 24 साल पहले भी यही बात हुई थी, और समान विचारधारा होने के नाते दोनों पार्टियां एक साथ आईं। फिर बीच में कुछ गलतफहमी हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उसका दुष्प्रचार भी किया, लेकिन 24 साल बाद फिर हम एक साथ आए हैं और हमारी विचारधारा सेम है, तो ऐसी बात आगे कुछ नहीं होगी। दूसरी बात जो है, अभी कांग्रेस के कह रहे थे कि इनका विजन डॉक्यूमेंट्स क्या है। देखिए, हम अभी बात कर रहे हैं विजन डॉक्यूमेंट पे किसानों के पूर्ण कर्ज माफी का। ये लोग किसानों के कर्ज माफ तो कर रहे हैं, लेकिन किसका कर रहे हैं? फसली बीमा की कर रहे हैं। क्या उनके जो है इक्विपमेंट्स के लिए जो लोन लिया गया उसको माफ कर रहे हैं? लड़कियों की शादी के लिए माफ कर रहे हैं? और मकान बनाने के लिए जो कर्ज लिया माफ कर रहे हैं? हम पूर्ण कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। महिलाओं की जहां तक बात है, जो सामाजिक न्याय की बात चल रही है, महिलाओं के लिए हम 500 रुपया पेंशन देते थे, अब 3000 रुपया लेकर आने की बात कर रहे हैं। युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास विजन है और वही विजन लेकर के हम आगे चल रहे हैं। अभी बहन कह रही थी भारतीय जनता पार्टी की, भ्रष्टाचार की बात कर रही थी। हमने पीछे 5 साल सरकार चलाई है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इतनी भर्तियां की, 12 लाख से ज्यादा भर्ती किया 5 साल में, कहीं भ्रष्टाचार नजर नहीं आया। लेकिन एक मुख्यमंत्री अपने भांजी को एसडीएम बनाते हैं व्यापम घोटाले के माध्यम से, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? येदियुरप्पा जी भ्रष्टाचार में जेल में है, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? अभी जो कुंभ हुआ इलाहाबाद में, उसमें भ्रष्टाचार के आ गया 1800 करोड़ का, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? देखिए, आप बीजेपी के जहां तक लोग हैं केवल झूठ बोलते हैं और पिछले 5 सालों में कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पा रहे हैं विकास के लिए, इसलिए तरह तरह की नई बातें लेकर के आ रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इनको पूरा जवाब मिल जाएगा और बीजेपी उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाएगी। सर, शिक्षा के बारे में मैं आपसे कहूंगी, पता है ना आपके समय में किस तरह के रोजगार क्यों नहीं मिलते लोगों को, रोजगार में बच्चे क्यों नहीं पास होते? क्योंकि आप लोगों में नकल की व्यवस्था कितनी ज्यादा थी, पैसे दो, 10-10, 20-20 रुपए में नकल कराई जाती थी। ये था आपका भ्रष्टाचार, ये था जवाब ले लीजिए, उसका जवाब ले लीजिए, ये था बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़। देश की जो बच्चे, जो हमारी नींव है, जो हमारे लिए आगे चल के कुछ बनेंगे, उनके साथ क्या, उनकी जिंदगी के साथ ये आपकी सरकार ने खेला। तो ये खेल जो आप दिखा रहे हैं ना चैनलों पे बैठ के, इसे मत दिखाइए। जनता अच्छी तरह समझ चुकी है और समझती है कि कौन सरकार अच्छी चला पा रहा है और कौन नहीं चला पा रहा है और कौन अपने वजूद तलाश करने के लिए खड़ा हुआ है। तो मायावती जी को अच्छी तरह पहचानती है, वो सत्ता से बहुत दूर जा चुकी है। जवाब ले लीजिए। और अखिलेश जी भी, अखिलेश जी जो अपने आप को आज ये दिखा रहे हैं ना, उनकी जो रणनीति है मैं उनको बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। उनको पता है कि मायावती जी का वजूद खत्म करना है। शिक्षा का तो जवाब लीजिए, क्या कहते हैं, शिक्षा का तो जवाब लीजिए। ठीक है, आप इनको अपनी बात, इनको ऋतु, इनको ना कभी दलित यादव से मिलना चाहेगा
और ना बहन जी ने मुसलमानों को भी आप लोग ऐसे ही देश चलाते हैं, क्या देश कहते भी ऐसे ही ठीक है चलाते ऋतु, हैं, आप उनको संसद भी ऐसे ही चलाते हैं। आपने अपनी बात कोई मुस्लिम उनको नहीं। 2017 में भाजपा की सरकार बनी, मुसलमानों ने भी साबित कर दिया कि वो मायावती जी के टिकट ठीक है, आप देने अपनी के बात बाद कह भी, चुकी। और दलित भी उनके साथ नहीं गए। ठीक है, एक शिक्षा की बात कर रही थी। हाँ। देखिए उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ, सभी हमारे सम्मानित पत्रकारगण यहाँ बैठे बहुत हुए हैं। संक्षिप्त में अपनी बात हाँ, संक्षिप्त में पत्रकार रखिएगा अपनी बैठे बात। हुए हैं, जानते हैं कि क्योंकि जब अखिलेश यादव जी की सरकार बनी उस समय हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हाई स्कूल इंटर में शुरू हुआ, जितने भ्रष्टाचार पीछे से हो रहे थे सब बंद कर दिया गया। कम समय में रजिस्ट्रेशन होता है, रिजल्ट आता है। रिजल्ट जितना परसेंट जो है 12 से लेकर 17 साल में हुआ था 2017 तक, आज भी उतना ही परसेंटेज हो रहा है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के युवकों को अपमानित करने का काम किया कि ये नकल करते हैं। रह गई बात नकल की, तो नकल आप रोक क्यों नहीं लेती गोंडा में? नकल क्यों नहीं रोक लेती मथुरा में, जहां घर में मंत्रियों के घर में? ठीक है, आज ये चर्चा का विषय नहीं। आप क्यों नहीं रोक लेती हैं? आपकी बात गोंडा में जो है वहां पर शिक्षा माफिया है, आप क्यों नहीं रोक लेती हैं? दूसरी चीज एक बात मैं समाप्त कर रहा हूं, विश्वविद्यालय में जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है उनकी नीतियां इतनी गलत है, इतनी फीस बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने छात्रवृत्ति रोक दिया है, जिसके वजह से आज के डेट में आप पता करा राज्यपाल महोदय जी की तरफ से कि 40% छात्र, ठीक है, ठीक है, 40% मुझे लगता है हम लोग विषय से नौकरी पे हमारे जाते हैं, विश्वविद्यालय आजकल में सेकेंड सेमेस्टर पहले लोग से इंटरव्यू अशोक करते जी, थे, ऋतु, जब बच्चे को रखना नहीं होता था तो ठीक उससे है, ये मैं हमारा- कह रहा हूं, आप राज्यपाल महोदय से पता ठीक है, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है, आप लोग शांत हो जाइए 40% प्लीज, छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी। आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हम फिलहाल खेल बना के ऋतु, दोहरी प्रणाली हम बना के देश के फ्यूचर के ऋतु साथ जी, खेला है ना, हम ये फिलहाल बहुत इस पर गलत चर्चा है। नहीं कर रहे हैं। मथुरा में रोक लीजिए ना नकल, गोंडा में रोक लीजिए। अशोक जी, सब चीजों शांत पे हो। लगाम है। हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं उस पर हमें फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आज जो चीज़ हो रही है जिस पर हम बात कर रहे हैं ये अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक है। क्या अखिलेश यादव का कद आज के बाद, चूँकि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता उनको लेकर एक खड़ी थी कि उनके इस गठबंधन के पीछे मुलायम नहीं है। बीच में एक मुलायम सिंह यादव की एक बयान को भी बहुत ट्रोल किया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत ज़्यादा उसको प्रचार कर रही थी उसका, कि उनका आशीर्वाद नहीं है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने आखिरकार साबित कर दिया कि नहीं, इस गठबंधन को अखिलेश यादव का भी आशीर्वाद है। मैं उत्कर्ष जी के पास आ रहा हूँ। उत्कर्ष जी, ये बताइए अखिलेश यादव का कद, चूँकि उन्होंने अब तक ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी प्रयोग करने वाला व्यक्ति, अब अखिलेश यादव भी एक ऐसा चेहरा बन गए हैं और विश्वसनीय चेहरा बन गए हैं कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस आज के इस कार्यक्रम के बाद अखिलेश के कद को आप किस रूप में देखते हैं एक पॉलिटिशियन के तौर पे? देखिए, मैं 2 साल पीछे देखूंगा। पहले 2 साल पहले कांग्रेस के साथ समझौता किया था अखिलेश यादव ने और यूपी को ये साथ पसंद है का नारा दिया था। वो फैसला नहीं चला, वो फैसला पहले मिनट से ही गड़बड़ होने लगा। कई सीटों पर कैंडिडेट्स आमने सामने आने लगे, तो वहां पर एक उलझन थी। उसका नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश में सरकार से बाहर जाना पड़ा समाजवादी पार्टी को, और कांग्रेस के हाथ भी कुछ नहीं लगा। लेकिन उसके बाद से अब तक ये दूसरा प्रयोग है, 2 साल के भीतर अखिलेश का दूसरा प्रयोग है। लेकिन इन 2 साल में बहुत परिवर्तन आया है। 2 साल का परिवर्तन ये आया है कि 2 साल में गलतियों से सीखा अखिलेश यादव ने, उम्मीद ये की जा रही है। दूसरा, 2 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद उन्होंने चीज़ों को अपने हिसाब से जरूर समझा होगा। हमेशा उन्होंने एक चीज़ कही, अगर उनके सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को के जिक्र को याद करें हम सारे लोग, तो वो एक चीज़ कहते थे कि भाजपा को हम उन्हीं की रणनीति से हराएंगे, और इसके संकेत धीरे धीरे डिकोड होने शुरू हुए। एक तो उन्होंने जो बीजेपी ने जो रेनबो कोएलिशन बनाया था 2014 में, जो 17 तक चला पिछड़ा वर्ग का, उस कोएलिशन के ही फार्मूले को उन्होंने थोड़े बड़े स्केल पर इस बार ले दिया। तो वहां पर गैर यादव ओबीसी को इकट्ठा किया गया था, यहां पे दलित और पिछड़ों के एक बड़े हिस्से को किया गया। तो अखिलेश यादव ने मैच्योरिटी तो दिखाई है, और उस मैच्योरिटी के भीतर ये लगातार उनके स्टेटमेंट्स को भी अगर आप देखें तो वो कई बार अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देने लगे हैं। ये कैलकुलेशन जो उनका है, अगर ये कामयाब हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि अखिलेश यादव एक बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे। क्योंकि वैसे भी अगर भारतीय राजनीति में देखिए तो एक बड़ा जनरेशन शिफ्ट दिखाई दे रहा है। जो पहले के नेता थे, मेरे ख्याल से अगले 5 साल बाद उनमें से बहुत चेहरे हमको नहीं दिखाई देंगे, जिनमें मुलायम सिंह यादव भी एक है।
राष्ट्रीय स्तर पर देखिए तो जो एक यूथ फोर्स इमर्ज कर रही है, उस यूथ फोर्स में अखिलेश यादव को अगर अपनी जगह बनानी है तो अब उनको गलतियां कम से कम करनी है। और अगर ये समझौता गठबंधन जो है वो कामयाब हो जाता है तो निश्चित तौर पर अगली पंक्ति के बड़े नेता अखिलेश यादव बनने वाले हैं। उत्कर्ष जी, लेकिन ये जो कह रहे हैं गलतियों से, लेकिन अखिलेश यादव ने देखा जाए तो 17 में जो कांग्रेस के साथ समझौता किया, हालांकि वो एक एडवाइजर के कहने पर हुआ, कांग्रेस को भी एडवाइस किया गया, इनको भी एडवाइस किया गया, और उसके पीछे वो एडवाइजर तीसरी जगह चला गया। हाँ, वो एडवाइजर बिहार चले गए। तो लेकिन वो किया और वो प्रयोग विफल रहा। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने एक और प्रयोग किया, और ये जो डेयर है, ये जो डेयर है पॉलिटिक्स में, ये मुझे लगता है रेयर है। नहीं, रेयर ही नहीं है। हाँ। ये गट्स आपका दिखाता है, आपका गट्स ये दिखाता है कि आप एक असफलता के बाद निराश नहीं हो रहे हैं, आप उससे सीख रहे हैं, उसके लेसन्स को एनालाइज कर रहे हैं और फिर एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में तो रिस्क हमेशा ही आपको आगे बढ़ाता है। अगर वो रिस्क कामयाब हो गया तो आप मीलों आगे चले जाएंगे, अगर रिस्क कमजोर रहा तो आपको पीछे आना पड़ता है। तो इस बार का इस मामले में मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि अगर ये जो महागठबंधन है इसने अगर बड़ी सफलता हासिल की तो अखिलेश यादव युवा पीढ़ी के सबसे बड़े नेता के तौर पर दिखाई देंगे देश में। सुरेंद्र बहादुर जी, मैं आपसे आखिरी कमेंट लूंगा। अखिलेश यादव के बारे में आप, अगर जैसे मैंने कहा कि वो जिस तरीके का डेयर दिखाया और वो यहाँ तक ले आए, तो आपको किस बात पे भरोसा नहीं है कि ये गठबंधन की राजनीति ज़्यादा लंबी नहीं चलती है? अगर एक आदमी मैच्योरिटी दिखा रहा है तो वो कौन सी ऐसी गलती कर सकता है जिसकी वजह से, या कौन सा सावधानी बरतनी चाहिए उस व्यक्ति को जिसने इस काफिले को यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है? वो कौन सी गलती ना करे जिसकी वजह से ये विपक्ष की राजनीति मजबूत हो और एक नया सियासी परिदृश्य उत्तर प्रदेश में दिखाई दे? वो क्या आपको, अगर आपको सुझाव देना पड़े, कौन सा पॉइंट आप रखेंगे? देखिए, जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब भविष्य के गर्त में है। मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा गट्स दिखाया था 1993 में मुलायम सिंह यादव जी ने, जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया था। वो पहला प्रयोग था इस देश का, और इस प्रदेश में आप अगर पिछला इतिहास देख डालेंगे, पहला प्रयोग था उस समय का जो एक जातीय संतुलन को बरकरार करते हुए मुलायम सिंह यादव ने किया था। और 1992 में जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था तो मुलायम सिंह ने 2 बातें कही थी अपने अध्यक्षीय भाषण में। उन्होंने पहले ही कहा था कि हमारा समाजवादी पार्टी का गठन हो ही इसलिए रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से बराबर समान दूरी बना के रखेंगे। इसीलिए जब कांग्रेस का गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी का, मुलायम सिंह ने उस पर अपनी सहमति नहीं दी थी। आज एक मैच्योरिटी अखिलेश यादव ने दिखाई है, उन्होंने इस गठबंधन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से समान दूरी बनाने का एक संदेश दिया है, जो एक वेलकम स्टेप है। फिर वही बात है, गठबंधन 2 तरीकों, दोनों दलों की इच्छा शक्ति पे चलता है। मैंने फिर कहा आपसे कि राहुल अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी इच्छा शक्ति दिखाई है, बहुत बड़ा दिल दिखाया है, और गठबंधन को वो आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध भी हैं। लेकिन यही इच्छा शक्ति, यही दरिया दिली दूसरे पार्ट से भी आनी चाहिए। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि गठबंधन की ड्यूरेबिलिटी मई 23 के बाद ही डिसाइड करेंगे, तभी उस पर कोई निर्णय हो पाएगा। तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा कदम, एक नया कदम रख दिया है। उस मजबूत कदम को आगे किस तरह से सराहना मिलती है, किस तरह से ये काफिला आगे बढ़ता है, गठबंधन का सिलसिला आगे बढ़ता है, प्रदेश की राजनीति कैसे आगे बढ़ती रहेगी, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारे पास समय इतना ही था। राजनीति पर नज़र हमारी लगातार बनी हुई है। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। नमस्कार।